Hello students, in today's class we are going to discuss about constraint equations which are primarily a part of laws of motion. Even though the constraint equations are usually taught in the topic of laws of motion, they are primarily equations from kinematics. Okay? Constraints have wide applications, okay, in both laws of motion as well as rotational motion. Okay? Even though we are in today's class going to keep ourselves limited to the applications only in the laws of motion part. And instead of applications, I must say we will be primarily learning how to write the constraint equations. Let's begin. Okay. So what exactly is a constraint equation? Constraint motion होता क्या है? Okay. Constraint motion is basically going to arise when we have a restriction, okay, on the free motion of any object, okay, or objects which are in the system. Okay. As definition in mechanics, a constraint motion is a condition or limitation that restricts free motion of a particle. Okay. Example देखते हैं, मैंने दो example लिए हैं, एक होता है string constraints और दूसरा है wedge constraint का. String constraint where you have an object connected with the help of a string. So एक string है जिसके दो ends हैं, हमने एक end को एक block के साथ fix कर दिया. अगर दूसरे end को खींचते हैं तो ब्लॉक मूव करना शुरू करता है. okay? इसका मतलब ब्लॉक फ्री नहीं है, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ब्लॉक को भी मूव करना पड़ेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन. ओके, सो ये भी मूव करेगा. अब कितना मूव करेगा ये हम लोग देख लेते हैं. ओके, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जांपल वेयर वी आर पुशिंग द ब्लॉक. अगर ब्लॉक को पुश करते हैं तो ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा. अब कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मूव तो डेफिनेटली करेगा. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं, ओके, ये कंस्ट्रेंट्स में आते हैं. एंड द फर्स्ट एग्जांपल कम्स अंडर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स एंड सेकेंड एग्जांपल कम्स अंडर वेज कंस्ट्रेंट्स. ओके, लेट्स सी हाउ वी राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशंस. और कंस्ट्रेंट इक्वेशन होता क्या है? ओके, कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ओके, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पोजीशंस या फिर डिस्प्लेसमेंट्स या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इनको रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन जो बनता है वो होता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन. ओके, सो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ओके, और आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है. एंड प्राइमरली फॉर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स वी विल फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड. ओके, लेकिन पहले एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, सो एग्जांपल में यहां पर है एक पुली. ओके, और सिंपल से एक रस्सी हमने डाल दिया और दो ब्लॉक्स, मान लो ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है. ओके, और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को एक रस्सी के साथ कनेक्ट कर दिया है और वो रस्सी जो है पुली के ऊपर से जाता है. ओके, सो यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं रेफरेंस मान लूं तो y इज इक्वल टू 0 बोल के. ओके, तो L1 जो कि रस्सी का लेफ्ट साइड में लटकता हुआ लेंथ है, ओके, वो ब्लॉक 1 का पोजीशन भी रिप्रेजेंट करता है. और सिमिलरली L2 इसी हिसाब से रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ब्लॉक 2. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, दैट इज ओवर द पुली एंड हैंगिंग ऑन ईदर साइड्स, टोटल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. यहां पर हम ऑन द पुली को एक डेल्टा एल भी मान लेते हैं. ठीक है, या फिर इसको मान सकते हैं पाई आर. ओके, जो पाई आर है रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, मान लो. ओके, सो L1 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैंगिंग ऑन द लेफ्ट साइड, L2 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैंगिंग ऑन द राइट साइड. ओके, बट L1 and L2 also represent the position of block 1 and block 2 below this y is equal to 0 reference line. Okay, so क्योंकि ये positions हैं और position को हम लोग differentiate करेंगे तो हमको velocity मिलता है. Okay, so block 1 का velocity v1, block 2 का velocity हो गया v2. v1 plus v2 is equal to 0. इसका मतलब दोनों के velocities opposite directions में होंगे, which is very very obvious. Okay,
अगर ये v1 से ऊपर जाता है तो वही माइनस v1 होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने ऊपर ले लिया है, तो ये प्लस v1 लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। वी गेट v1 इज इक्वल टू माइनस v2। ओके, इन अ सिमिलर वे अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन होता है। ओके, ये एक एग्जांपल है हमारा कंस्ट्रेंट इक्वेशन का, जहां पर हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंसिडर करके एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखा है। ओके, लेकिन हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम ऑब्जेक्ट्स जो भी मूव कर सकते हैं उनको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स देंगे और उन डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करते हुए इक्वेशन जो लिखेंगे उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, सो इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड वी विल ब्रेक से इट इनटू स्टेप्स। ओके, हम लोग एक प्रोसेस बनाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं। ओके, सो पहला स्टेप है ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू सेगमेंट्स। ओके, ये सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट की जो डेफिनेशन हमको पता है, जो हमने पढ़ी है ज्योमेट्री में, ओके, वही यूज करते हैं। तो ये है तो एक रस्सी, लेकिन वी कैन ब्रेक इट इनटू 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट 1 एक स्ट्रेट लाइन है, फिर सेगमेंट 2 एक स्ट्रेट लाइन है, और सेगमेंट 3 एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो वंस वी ब्रेक इट इनटू सेगमेंट्स, डोंट think of this as a string. Instead, only talk about it as if it were a line, a geometrical representation. Okay? Step 2, assign displacements to the ends of each segment. Okay? Assign displacement to ends of each segment. यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, 0। सिमिलरली लाइन सेगमेंट का ये एंड भी 0 डिस्प्लेसमेंट है और इस एंड का भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, लेकिन पुल्ली तो मूव कर सकता है, सो पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट अगर x होता है तो इस लाइन सेगमेंट का ये एंड भी x का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये भी x मूव करेगा। एंड इन अ सिमिलर वे अगर ब्लॉक y मूव करता है तो लाइन सेगमेंट का ये पार्ट भी y मूव करेगा। ओके, सो स्टेप 2 में हमको डिस्प्लेसमेंट्स असाइन करना है। ओके, जो भी सिस्टम में चीजें हैं जो मूव कर सकती हैं उन सब का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हमको देना पड़ेगा। अबाउट डायरेक्शंस, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, आई मस्ट से डायरेक्शंस आर्बिट्ररी चूज कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहां पर थर्ड स्टेप होता है फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट। ओके, सो ये पहला सेगमेंट है, अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं, देखूं कि ये एंड फिक्स्ड है 0 और ये एंड मूव कर रहा है बाई x, सो यू कैन से लेंथ इंक्रीज करेगा बाई x। सिमिलरली सेगमेंट 2 देखोगे तो सेगमेंट 2 में भी इंक्रीज होगा प्लस x और सेगमेंट 3 में होगा प्लस y। ओके, सो 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट मिला के एक स्ट्रिंग बनाते हैं। हर एक सेगमेंट का चेंज इन लेंथ हमको निकालना है, जो कि हमने निकाला यहां पर प्लस x प्लस x प्लस y। नाउ स्टेप 4 सेज फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ। ओके, now total change in length in this case can be written as plus x for the uppermost, then plus x for the middle, and then plus y for the last. Okay, so this gives us the total change in length. लेकिन string तो inextensible consider किया जाता है, यानी total change in length of the string क्या होना चाहिए? 0. So यहाँ पर हमको मिलता है y is equal to minus of 2x. Okay, इसका मतलब अगर मैं पुल्ली को 1 सेंटीमीटर मूव करूं तो ब्लॉक -2 सेंटीमीटर मूव करता है। माइनस का मतलब वो पीछे जाता है, विच इज वेरी ऑब्वियस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी कंजर्व्ड। ओके, सो वी हैव अ रिलेशन विच टॉक्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। y and x are displacements of the pulley, okay, and the block, of the block and the pulley. So if I differentiate dy by dt, this gives me velocity of the block, and that is equal to minus 2 times dx upon dt. So here we can see that dy by dt, that is velocity of the block, is equal to minus 2 times velocity of the pulley.
सो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, सो यहां पर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। ओके, और एक ही रस्सी है जो कि 3 पुली के साथ अटैच्ड है और एक एंड फिक्स है। ओके, सो यहां पर our goal is to find out the velocity of the other block. All right, so if we consider the step 1 says we have to break the system, okay, into line segments. Okay, so we have a single string. So if we consider this part to be moving with velocity 4 meter per second, okay, and this to be moving with some v, okay, हमने पहले तो डिस्प्लेसमेंट यूज किया था, अब डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी के रिलेशन के साथ मैच कर रहा था, तो हम इस बार वेलोसिटीज यूज कर लेंगे डायरेक्टली। सो अगर तो ये भी तो y जो कि 4 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये सारे चीज जो राइट साइड वाली ब्लॉक है उसके साथ अटैच्ड है। ओके, सो राइट साइड वाली ब्लॉक जितनी मूव करेगी उतना ही इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही इनका वेलोसिटी होगा। और सिमिलरली ये सारे चीजें हैं चारों वो लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक के साथ मूव कर रहे हैं, तो ये भी होगा v v एंड v, और द लास्टली इफ यू सी दिस एंड इज फिक्स टू द ग्राउंड, सो ये हो गया रेस्ट पे 0। ओके, सो स्टेप 3 में हमको चेंज इन लेंथ फाइंड करना था। तो अगर 1 सेकेंड की बात करें तो पहला जो सेगमेंट है वो 4 मीटर मूव कर रहा है टू द लेफ्ट साइड, जो कि लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, सो +4। ओके, एंड v जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है लेंथ को, तो -v। सिमिलरली सेकेंड थर्ड का भी स्टेटस सेम है, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 3, फोर्थ वन जो कि ये वाला है, this is purely decreasing in length, so I put a -v and make it equal to 0. Okay, so we have say 12 minus 4v equal to 0 और v is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये ब्लॉक राइट साइड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, तो जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है वो 3 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। ओके, ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इफ आई वांट यू टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ 3 पॉइंट्स लेबल्ड एज ए बी सी। ओके, और इन पॉइंट्स के वेलोसिटीज पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है हम पूछें कि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ओके, तो कैसे करेंगे? टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन टेक अ वेरी शॉर्टर, ओके, और वी कैन टेक से अ स्मॉलर एग्जाम्पल। ओके, इनको ब्रेक करते हैं। मान लो हमारे पास एक पुली है, ओके, और एक रोप है जिसको इस तरफ मैंने वेलोसिटी दिया है v1 और इसको वेलोसिटी दिया है v2, जिनके वजह से ये पुली स्टेशनरी नहीं रहेगा और पुली भी स्टार्ट करेगा मूव करना विद द वेलोसिटी लेट अस से v। ओके, नाउ यूजिंग द कंस्ट्रेंट्स, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द 2 सेगमेंट्स, दिस सेगमेंट इज मूविंग विथ v, दिस सेगमेंट, दिस एंड इज मूविंग विथ v1, this end is moving with v2, and here we have this end moving with v. Okay, v turns out to be v1 plus v2 by 2. Okay, इसका मतलब दोनों एंड्स का एवरेज वेलोसिटी जो है वो पुली का वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड a b c etc. Okay, now for end a it's very simple. The 2 parts, if you see the string here, इसका लेंथ तो फिक्स रहेगा, तो जितना इसका वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी उतना ही होगा। सो va कैन बी डायरेक्टली सेट टू बी 4 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट vb? तो a और b को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर हमारे पास पुली है। ओके, सो b का वेलोसिटी हम मान लेते हैं vb, और ये पुली 3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। सो लेट अस राइट द इक्वेशन to find out the velocity of b. Okay, so va plus vb upon 2 should be equal to velocity of pulley. Okay, va हो गया 4, vb we have to find, divide by 2 is equal to velocity of pulley which is 3.
Okay, so if we substitute, we have 4 plus VB is equal to 6 or VB is equal to 2. Okay, so now we know the velocity of B. Can we similarly find the velocity of C? Of course. So you can see B and C, okay, B and C are connected via this pulley. So we can say the velocity of the pulley connecting to the block should be equal to VB plus VC by 2. Okay, or we can think of it in this terms as well. Okay, the pulley on the left side. Okay, so we see VC plus 0 by 2 should be equal to 3 meter per second. So अगर मैं VC plus 0 upon 2 is equal to 3 meter per second लिखूं तो VC हो गया हमारा 6 meter per second. Okay, so velocity of B हमको पता है, velocity of C भी पता है. Alright, so ये हो गया हमारा एक छोटा सा example. Let's see some more say examples where we have more than one string there. For example, ये देखो, तो इसमें हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये और दूसरा स्ट्रिंग हो गया ये. ओके, सो वी विल फॉलो द स्टेप्स. स्टेप 1 जो है, यू हैव टू ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू सेगमेंट्स. स्टेप 2 जो है असाइन डिस्प्लेसमेंट्स, एंड स्टेप 3 जो है अपना चेंज इन लेंथ निकालना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो इफ वी स्टार्ट, ओके, वी विल से दिस पुली गोज बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इस पुली को हम मानते हैं कि ये ए डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे जा रहा है. ओके, लेट अस थिंक ऑफ इट. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ओके, सो वी स्टार्ट विथ से द सेगमेंट्स. स्टेप 1 में हम इस वाले स्ट्रिंग के दो सेगमेंट्स खींचते हैं. ओके, सो अपर एंड ऑफ दिस सेगमेंट इज स्टेशनरी, लोअर एंड मूव्स विद द पुली. So we can say as the pulley moves with 2 meter per second square, we write 2 meter per second square here. Okay, so this end will also start moving with 2 meter per second square. Okay, what about the other end? The other end of this segment is connected to a movable pulley which is moving with A dash. Okay, so this end we have A dash as its acceleration. Okay, so if we talk about the value of A dash, we can find it from here. Okay, so when we try expressing the change in length here, so you can say it is just 2 meter per second square, whereas for this it is 2 minus A. Okay, and then we have to add the total change and make it 0. Gives me A dash is equal to 4 meter per second square. So this is A dash. Okay, now if we talk about the second string, okay, so for second string we can draw 3 segments. Okay, so 1, 2, 3. Okay, 3 straight line segments. The upper ends of all 3 are stationary. Okay, the lower ends of 2 strings are connected with a movable pulley, so both of them are moving with A dash, A dash. Okay, and the third end here is moving along with the block with acceleration A. Okay, so if we start writing the changes, so we have minus A for this leftmost, plus A dash for the middle, and plus A dash for the left one, and total has to be 0, which gives A is equal to 2A dash, which is 8 meter per second square. Okay, so we now have a slightly more complicated version of the string constraints, okay, compared to the previous one. Here, say we are writing 2 equations for 2 different strings. Okay, since each string is inextensible on its own, constraint equations have to be written independently for each equations. If you have 3 strings, you have to write 3 different constraint equations, and finally you have to eliminate certain values which you don't require. Okay, for example, in this question we already wanted to find the velocity of the block. Okay, whereas we were given only accelerations, okay, not velocities. So here the velocity of the pulley was not required.
but then it comes as an intermediary, okay, and then we can eliminate that using the, say, equations, okay. Let's see, is there any other application of constraint equations? All right. So unlike the previous cases, okay, where the motion of the objects were along the length, here we have a very different situation where the block can move with some velocity at an angle, okay, to the string. How do we express a constraint equation in this case? All right. So the string can be broken down into two segments, okay. So for the right segment, if we express, say, this end to be stationary, the other end is moving with 5 meter per second, okay. Whereas if we talk about the other end, okay, we can say this end is stationary, whereas the other end is moving with the velocity v at an angle 60 degree, okay. So change in length occurs only along the length, okay. Okay, so change in length occurs due to the component of velocity along the length, which is v cos 60 degree. All right. So in this case, we can say v cos 60 degree, which is trying to decrease the length, plus 5 meter per second is equal to 0, which gives v is equal to 10 meter per second. Okay. So here in this case we are able to write the constraint equation for velocity. Can we write a similar constraint equation if it was acceleration instead of velocity? Okay. For that I will leave it to you to see if we can definitely write it or not. A small hint I can say, think of, so, the polar coordinates, okay, where an object is moving and angle is also changing. Think of it, okay. I will leave that to you. Let's go to the next application. Okay. So this is an application where we can see how we can find out the effective spring constant, okay, using the constraints. All right. So in this case we have a block and two springs. Let's say this is K1 and this is K2, okay, and for this moment let us say both are equal to K. All right, and we pull this block by an amount x, okay, such that these pulleys, okay, move by an amount x1, okay, or say x2 and x1. Let us assume this, okay. Our goal is to find the effective spring constant. If the string has a tension T, okay, then we know the tension T will be there in this string as well as this part, okay. So tension in the spring here you can see should be 2T and should be 2T as well, okay. All right. So if we look at the constraint equation for the string, okay, then this end moved by an amount x, this end moved by an amount x1, and these two ends moved by an amount x2, with this end stationary. All right. So expressing the constraint equations, we can have, say, x minus 2x1 minus 2x2 equal to 0. All right. So this becomes the constraint equation. All right. Now what about the spring? Springs must have elongated. Okay. So what is the elongation in each spring? So if we talk about the upper spring, okay, the upper end you see is stationary, whereas the lower end got displaced by x1. So the elongation in this spring is only x1. Okay. So we can say the tension 2T should be equal to K into x1. Okay. In a similar way, when we talk about the lower spring, okay, so the lower spring has a tension 2T, but what exactly is the elongation in that? Okay. If we see the upper end moved by x2, lower end moved by x1, so x, so elongation is x plus x2. So this is x plus x2.
All right. So now we will try to eliminate the value of x1 and x2 from the constraint equation using the tension. Okay. So we have x is equal to 2 times x1. x1 we can say is 2t upon k. Okay. Plus x2. Now what about x2? x2 is equal to 2t by k minus x. So this multiplied with 2. So you see we have say 4 plus 4 8t, okay, by k minus 2x, that's equal to x, okay, or we have x is equal to, okay, 8t upon 3k, okay, which gives an idea that t is equal to 3kx upon 8, okay, 3kx upon 8. Now how much force acts on the block for a displacement x? We see tension T from the string and 2T from the spring. So we can say the net force acting, okay, is 3T. So 3T is F net. Okay. Now what about 3T? 3T here you can see is 9kx upon 8, which gives the idea that effective spring constant must be 9k upon 8. Alright. Let's go to the next application. So this time we talk about the wedge constraints. Okay, wedge constraints होता क्या है? So this is a geometrical kind of constraint where say the objects are in contact by a surface. Okay, and relative motion जो है वो surface के along ही होना है. Okay, for example inclined plane का ये example है. Object कुछ भी हो inclined plane के साथ चिपका रहेगा तो वो inclined plane के surface के along ही move करेगा. यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो अलोंग द कॉमन सरफेस होना है. ओके, विच ज्योमेट्रिकली हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी अलोंग द टैंजेंट टू द कॉमन सरफेस, ओके, एट द कॉमन पॉइंट. ओके, लेट्स सी हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या एग्जांपल ले सकते हैं. ऑलराइट, सो जैसे हमने देखा पहले एक वेज और ब्लॉक का हमने एग्जांपल लिया था. ओके, सो वेज मान लो मूव कर रहा है टू द लेफ्ट साइड विथ सम वेलोसिटी वी एच, एंड ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो एट एन आर्बिट्ररी एंगल है. लेकिन हम रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी को हमेशा ही अलोंग द कॉमन टेंजेंट ही होना है. अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज शुड बी अलोंग द कॉमन टेंजेंट. ओके, सो इसे हम देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं विद सम प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, सो हमारे पास एक और एग्जांपल है. Okay, एक एग्जाम्पल है वेज कंस्ट्रेंट का, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 2 वेजेस हैं, ओके, और एक सिलेंडर है मान लो. सो वेजेस मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटीज, लेट अस से दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड ये वेज मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, और ये एंगल्स मान लेते हैं 60 डिग्री फॉर सिंप्लीफाइंग थिंग्स. ओके, एंड मान लो जो सिलेंडर है वो मूव कर रहा है विथ सम स्पीड v. Okay, and it makes an angle theta with the horizontal. Okay, so horizontal से नीचे जा रहा है with an angle theta. Okay, so constant equation कैसे लिखेंगे? अगर हम इन दोनों का मोशन एनालाइज करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड जा रहा है वेज, v वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा से जा रहा है डाउनवर्ड, सो दिस इज v. सो रिलेटिव मोशन टैंजेंट के अलॉन्ग होगा. ओके, एंड हमको पता है टैंजेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सो हम इसको 60 डिग्री बोल सकते हैं. सो इफ दैट एंगल इज 60 डिग्री, दिस वुड बी से थीटा माइनस 60. ओके, सो यूजिंग द साइन रूल वी कैन से v डिवाइड बाई साइन 60. ओके, सो v डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा माइनस 60 डिग्री. सो ये हमारा एक रिलेशन है रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटीज, ओके, ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली अगर हम इन दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट लिखना चाहेंगे कि ये दो कैसे मूव कर रहे हैं, सो
सिलेंडर मूव कर रहा है विथ स्पीड v, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड वेज जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल विथ 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इनका जो रिलेटिव मोशन अलोंग दिस टेंजेंट होगा, और टेंजेंट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री हियर, एंड दिस विल बी 120 डिग्री माइनस थीटा, ओके। सो अभी इनके बीच में कंस्टेंट लिखा जाए तो v बाई साइन 60 शुड बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री माइनस थीटा। तो ये देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, ओके। सो पहला इक्वेशन रिलेट्स द wedge on the left and the cylinder, दूसरा इक्वेशन रिलेट्स द से wedge on the right and the cylinder. Now two equations and two say unknowns v and theta. So if we solve these two, we can finally find the answer for both the value of v as well as the say angle theta at which the part say cylinder is moving with the horizontal, okay. So this basically say talks about the wedge constraints, okay, and yeah, that's it. So I think say the examples on constraints, both strings and wedge, have been thoroughly understood by you, okay. So मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब इस क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, okay. Thank you. Keep practicing, okay.